जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 2 जनवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। इंडिया में पहली बार ग्लास ब्रिज बन के तैयार हुआ है। और ये कहाँ पे तैयार हुआ है? तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, ये तमिलनाडु स्टेट में ग्लास ब्रिज बन के तैयार हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज कहाँ पे आया है? तो ये तमिलनाडु स्टेट में आया है। ठीक है, स्पेसिफिकली कहाँ पे? कन्याकुमारी में। ठीक है, कन्याकुमारी में ये ग्लास ब्रिज बना है। ठीक है, और ये इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज है। ठीक है, इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी तमिलनाडु में बनाया गया है। ठीक है, इसका पूरा नाम है बो स्ट्रिंग आर्क ग्लास ब्रिज। ये आप राइट हैंड साइड में देख रहे होंगे, ये जो पूरा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये बो स्ट्रिंग आर्क आर्क ग्लास ब्रिज है। ठीक है, आर्क ग्लास ब्रिज है बो स्ट्रिंग का। ठीक है, ये कब इनॉग्रेट किया गया था? तो ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में इनॉग्रेट किया गया था। तिरुवल्लर साहब की सिल्वर जुबली थी, 25th ईयर ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ तिरुवल्लर स्टैचूज इंस्टॉलेशन। तिरुवल्लर साहब की स्टैचू की 25वीं वर्षगांठ पे ये सेलिब्रेट किया गया था और ये ब्रिज को ओपन किया गया था, इनॉग्रेट किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। किसने इनॉग्रेट किया था? तो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के करुणानिधि स्टालिन, उन्होंने MK स्टालिन, उन्होंने ये ब्रिज को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इंडिया का पहला बो स्ट्रिंग आर्क ग्लास ब्रिज कहाँ पे आया है? तो ये कन्याकुमारी में आया है। इसके थोड़े स्पेसिफिकेशंस देख लेते हैं। तो इसकी लेंथ है 77 मीटर्स और विड्थ है 10 मीटर्स। ठीक है, और ये किसको कनेक्ट करेगा? ये विवेकानंद मेमोरियल को तिरुवल्लर स्टैचू से कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, किसको कनेक्ट करेगा? तो ये कनेक्ट करेगा विवेकानंद मेमोरियल से तिरुवल्लर स्टैचू को। ठीक है, तो ये बात हो गई इंडिया के पहले बो स्ट्रिंग आर्क ग्लास ब्रिज की। इंटरनेशनल अफेयर्स में देखें तो रशिया ने रोल आउट किया है टूरिस्ट टैक्स। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली यही पूछा जाएगा, किस देश ने टूरिस्ट टैक्स लगाना शुरू किया है? तो ये रशिया ने इंट्रोड्यूस किया है टूरिस्ट टैक्स। ठीक है, जो भी टूरिस्ट आएंगे उनसे एक्स्ट्रा कुछ टैक्स लिया जाएगा, जैसे 1% ऑफ लॉजिंग कॉस्ट इन 2025, जो कि इंक्रीज कर दिया जाएगा टू 3% बाय 2027। ठीक है, तो खैर आपको रेट नहीं जानना है, टैक्स रेट्स क्या क्या हैं, आपको बस ये जानना है कि रशिया ने इंट्रोड्यूस किया है टूरिस्ट टैक्स। रशिया ने इंट्रोड्यूस किया है, रोल आउट किया है टूरिस्ट टैक्स। स्विट्जरलैंड की बात करें तो स्विट्जरलैंड ने इंपोज किया है फेशियल कवरिंग बैन, मतलब बुर्का को बैन कर दिया है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, स्विट्जरलैंड ने बुर्का बैन कर दिया है। ठीक है, और ये इफेक्टिव होगा 1 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड ने क्या किया है? स्विट्जरलैंड ने बुर्का को बैन कर दिया है, या किसी भी तरीके की फेशियल कवरिंग को, जैसे निकाब हुआ, बुर्का हुआ, ये सारी चीज़ों को बैन किया है। और रशिया ने क्या किया है? तो रशिया ने रोल आउट किया है टूरिस्ट टैक्स। इकॉनमी सेक्शन में बात करें तो जीएसटी की जो ग्रोथ है वो स्लो हो गई है टू 7.3% इन दिसंबर। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए दिसंबर 2023 से कंपैरिजन किया जाए तब तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है 7.3%। पर अगर नवंबर से कंपेयर किया जाए, नवंबर 2024 से, तब ये जो जीएसटी ग्रोथ है ये स्लो डाउन हो गई है टू 7.3%। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं मंथली जीएसटी ग्रोथ कितनी हुई है, मतलब दिसंबर 2024 में। तो ये 7.3% इंक्रीज इन ग्रॉस रेवेन्यू टू ₹1.77 लाख करोड़। ठीक है, तो जो ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वो कितना हुआ है? 1.77 लाख करोड़ का हुआ है। नवंबर 2024 में कितना हुआ था ये? तो नवंबर 2024 में ये हुआ था 1.85 लाख करोड़, जो कि अक्टूबर 2024 की कंपैरिजन में 8.5% की ग्रोथ देखी गई थी। ठीक है, और नवंबर से हम कंपेयर करें तो ये स्लो डाउन हुआ है 7.3% पे। ठीक है, जैसे नवंबर में जो इंक्रीज हुआ था, जीएसटी ग्रोथ कलेक्शन हुआ था, वो 8.5% का था, पर दिसंबर में कितना हुआ है? ओनली 7.3% इंक्रीज देखा गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। जीएसटी कलेक्शन नवंबर का क्या था? 1.85 लाख करोड़, और जीएसटी कलेक्शन दिसंबर 2024 का कितना है? तो 1.77 लाख करोड़ है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगर देखें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो हुई है 7.3% की टू 1.77 लाख करोड़। ठीक है, दिसंबर 2023 में कितना कलेक्शन हुआ था? तो ये कलेक्शन हुआ था 1.65 लाख करोड़ का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे मंथली कंपैरिजन देख लिया, मतलब नवंबर 24 से दिसंबर 24 तक का। यहाँ पे हमने ईयर कंपैरिजन देख लिया, ईयरली कंपैरिजन किससे कंपेयर किया था? दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक का। ठीक है, तो ये अभी तक की स्लोवेस्ट ग्रोथ है इन द पास्ट 3 मंथ्स, रिफ्लेक्टिंग रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग पोस्ट हॉलीडे सेशन। ठीक है, तो पिछले 3 महीनों में ये सबसे कम ग्रोथ देखने को मिली है जीएसटी कलेक्शंस में। ठीक है,
जीएसटी की जो रेवेन्यू रही है वो कंसिस्टेंट रही है अबव 1.7 लाख करोड़ फॉर 10 कंजिक्यूटिव मंथ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि जीएसटी रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंटली 10 महीनों तक कितनी रही है या कितने के अबव रही है। तो आपको ये फिगर याद रखना है, 1.7 लाख करोड़ के अबव रही है फॉर कंजिक्यूटिव 10 मंथ्स। 10 महीने लगातार ये जो जीएसटी कलेक्शन रहा है, जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन रहा है, वो 1.7 लाख से ऊपर रहा है। ठीक है, डबल डिजिट ग्रोथ इन फिजिकल ईयर 25 देखें तो जो जीएसटी कलेक्शन की ग्रोथ है वो डबल डिजिट दुहाई आंकड़ा कितनी बार टच किया है, तो 3 आउट ऑफ 9 मंथ्स। पिछले 9 महीनों में 3 बार डबल डिजिट ग्रोथ विटनेस की गई है जीएसटी कलेक्शन में। ठीक है, नेट जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है दिसंबर 2024 में, तो ये हमने देखा कि 3.3% ग्रोथ हुई है टू 1.54 लाख करोड़। ठीक है, तो ये नेट जीएसटी कलेक्शन है। ठीक है, ये आपका ग्रॉस है, 1.77 ग्रॉस है और नेट कितना है, तो ये 3.3% ग्रोथ देखने पे 1.54 लाख करोड़ नेट है। ठीक है, कंपैरिजन विद नवंबर 2024 नेट जीएसटी कलेक्शन, तो नवंबर 2024 में नेट जीएसटी हुआ था 1.63 लाख करोड़ का, जो कि 11% ग्रोथ देखी गई थी अक्टूबर मंथ के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये बात हो गई मंथली और ईयरली ग्रोथ की। स्टेट वाइज रेवेन्यू परफॉर्मेंस की बात करें तो हाईएस्ट परफॉर्मेंस रहे हैं तमिलनाडु, जिन्होंने 11% ग्रोथ शो की है, और फिर सेकंड पे है तेलंगाना, 10% की डबल डिजिट ग्रोथ हुई है जीएसटी कलेक्शन में। मॉडरेट ग्रोथ देखी गई है महाराष्ट्र में 9%, राजस्थान में 8%, कर्नाटका में 7%। लो ग्रोथ कहाँ पे देखी गई है, लो ग्रोथ देखी गई है गुजरात में 4%, बिहार में 2% ग्रोथ देखी गई है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सिर्फ 1% ग्रोथ देखी गई है दिसंबर मंथ में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। डिक्लाइन कहाँ पे हुआ है, आंध्र प्रदेश में डिक्लाइन हुआ है विथ सॉ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6%। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिक्लाइन शो कर रहा है, तो आंध्र प्रदेश में क्या हुआ है, जीएसटी कलेक्शन का डिक्लाइन हुआ है बाय 6%। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने जीएसटी कलेक्शन के बारे में देखी। यहाँ पे देखिए नेट जीएसटी कलेक्शन नवंबर 2024 का रहा 1.63 लाख करोड़, जो कि 11% ग्रोथ थी किससे, जीएसटी कलेक्शन इन अक्टूबर से। ठीक है, ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कितना था अक्टूबर 2024 में, तो ये 1.87 लाख करोड़ था। ठीक है, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी ये 9% की। ठीक है, हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो अप्रैल 2024 में हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुआ है ओवर 2.10 लाख करोड़। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, याद रखिएगा। हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन कब हुआ था, तो अप्रैल 2024 में हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड किया गया था ऑफ 2.10 लाख करोड़। कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया है कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स में। कितने का एक्सपोर्ट हुआ था, तो 1.14 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट हुआ था फिजिकल ईयर 24 में। कौन से सेगमेंट में, तो अप्रैल से नवंबर के सेगमेंट में इंडिया ने 1.14 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था कॉफ़ी का, विच वॉज एन इंक्रीज ऑफ 29% फ्रॉम फिजिकल ईयर 23। ठीक है, तो अप्रैल से नवंबर फिजिकल ईयर 24 तक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया गया है कॉफ़ी का, जिसकी कलेक्शन है 1.14 बिलियन डॉलर्स। टोटल एक्सपोर्ट्स देखें फिजिकल ईयर 24 में अभी तक का, तो ये है 1.28 बिलियन डॉलर्स का। ठीक है, विच इज़ एन इंक्रीज ऑफ 12.22% राइज। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कॉफ़ी के संदर्भ में। ठीक है, कॉफ़ी के निर्यात में हमने एक रिकॉर्ड कायम किया है जिसमें क्या हुआ है, 1.28 बिलियन डॉलर्स का 1.28 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट हुई है कॉफ़ी की। एक्सपोर्ट मार्केट्स कहाँ कहाँ हैं, तो इटली में एक्सपोर्ट किया गया है ये, रशिया में, यूएई में, जर्मनी में और टर्की में। ठीक है, इसके फैक्टर्स क्या रहे हैं, तो रोबस्टा प्राइजेस बढ़ गए थे जिसकी वजह से ज़्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी। ठीक है, पीकिंग एट $4,000। ठीक है, इतना तो खैर आपको नहीं याद रखना है। फिर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए थे ब्राज़ील और वियतनाम में, जिसकी वजह से इनके यहाँ कॉफ़ी ग्रोथ कम हुई थी और इंडिया एक्सपोर्ट करने में कामयाब रहा था। इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग की बात करें कॉफ़ी के संदर्भ में, तो इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोवर है ग्लोबली। ठीक है, 8th लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोवर है ग्लोबली, ये बात आपको याद रखनी है। कौन कौन से टाइप की कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है, तो अरेबिका, प्रीमियम और रोबस्टा, विच हैज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर एंड यूज्ड इन ब्लेंड्स। ठीक है, 5th लार्जेस्ट रोबस्टा प्रोड्यूसर है। ठीक है, 5th लार्जेस्ट रोबस्टा प्रोड्यूसर है और 8th लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोवर है इंडिया। ठीक है, रीजनल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कर्नाटका जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, विच प्रोड्यूसेस अराउंड 71% ऑफ टोटल कॉफ़ी अक्रॉस इंडिया। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है केरला जो प्रोड्यूस करता है अराउंड 20%। थर्ड नंबर पे है तमिलनाडु जो कि अराउंड 5% कॉफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इंडिया के एक्सपोर्ट ग्रोथ में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कॉफ़ी के संदर्भ में।
नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 को अनाउंस कर दिया गया है और ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है क्योंकि ये बहुत ही प्रोमिनेंट अवार्ड है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये किसको किसको दिया जाता है, ये स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है, यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाता है, साथ ही साथ उन एंटिटीज़ को दिया जाता है जो कि स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं या स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन पे करते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे और सारी ही कैटेगरीज में देखेंगे कि क्या क्या अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। कब ये अवार्ड, डेट ऑफ अवार्ड सेरेमनी कब ये दिया जाएगा, तो ये 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा, जिसको कन्फर करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है। सबसे पहले जो अवार्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ये किसको दिया जाता है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स ओवर द पास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। पिछले 4 सालों में, बीते हुए 4 सालों में जो खिलाड़ी उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दिए हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस किए हैं स्पोर्ट्स में, उनको ये अवार्ड दिया जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024। इस बार के रेसिपिएंट्स कौन है, तो याद रखिएगा 4 रेसिपिएंट्स हैं इस बार के। कौन कौन है, श्री डी गुकेश जिनको आप जानते होंगे चेस से संबंधित हैं, हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी से संबंधित हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, और मनु भाकर जो कि शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। तो ये तो 4 आपको एकदम रट लेने हैं, श्री डी गुकेश जो कि चेस से संबंधित हैं, श्री हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से संबंधित हैं, श्री प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, और श्री एमएस मनु भेकर मिस मनु भेकर जो कि शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। इन चारों का नाम तो एकदम अच्छे से याद रखना है और इनके जो स्पोर्ट्स हैं, जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है इनकी, वो भी याद रखना है, ठीक है। डी गुकेश चेस खेलते हैं, हरमनप्रीत सिंह जी हॉकी खेलते हैं, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं, और मनु भाकर शूटिंग से संबंधित हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद हम लोग अर्जुन अवार्ड देखेंगे फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स 2024। ये किसके लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स लीडरशिप स्पोर्ट्समैनशिप एंड डिसिप्लिन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आप ये पूरा तो नहीं याद रख पाएंगे, बस आप ये याद रखिएगा ये कितने रेसिपिएंट को मिला है, ठीक है। तो ये पूरी लिस्ट लगा दी गई है, ये 32 लोगों को मिला है, 32 इंडिविजुअल्स को मिला है, ठीक है। एक बार बस आप रीडिंग मार लीजिएगा, बाकी आप बस ये याद रखिएगा कितने लोगों को मिला है ये, तो 32 इंडिविजुअल्स को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड से 32 लोगों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कितने लोगों को मिला है, तो वो 4 इंडिविजुअल्स को मिला था। ये अर्जुन अवार्ड कितने लोगों को मिला है, तो ये 32 लोगों को ये इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अर्जुन अवार्ड्स देख लेते हैं किनको किनको मिला है। तो अर्जुन अवार्ड्स किस लिए दिया जाता है, उन रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है जो कि रिटायर होने के बाद भी स्पोर्ट के प्रमोशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को दिया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। क्या अवार्ड दिया जाता है, अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन 2024। तो इस बार 2 लोग को अर्जुन अवार्ड मिला है, किसको किसको, श्री सूचा सिंह जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं, और सेकेंड नंबर पे हैं श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि पैरा स्विमिंग से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2 अर्जुन अवार्ड दिए गए हैं, श्री सूचा सिंह को जो कि एथलेटिक्स से संबंधित है, और श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जो कि पैरा स्विमिंग से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, तो द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोचेज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। तो ये किसको दिया जाता है, ये कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। जैसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन को, द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कोचेस को, ठीक है। कंसिस्टेंट एक्सीलेंस इन कोचिंग एंड एनेबलिंग एथलीट्स टू एक्सेल इंटरनेशनली, ठीक है। तो ये द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है, तो ये कोचेस को दिया जाता है, ठीक है। रेगुलर कैटेगरी में किसको मिला है, तो रेगुलर कैटेगरी में 3 रेसिपिएंट्स हैं, कौन कौन, श्री सुभाष राणा जो कि पैरा शूटिंग से संबंधित हैं, मिस दीपाली तिशपांडे जो कि शूटिंग से संबंधित हैं, और श्री संदीप सांगवान जो कि हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो ये हो गया रेगुलर कैटेगरी के। लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड, तो लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है श्री एस मुरलीधरन को जो कि बैडमिंटन के कोच रहे हैं, और सेकेंड नंबर पे हैं, सेकेंड रेसिपिएंट रहे श्री अर्मांडो एंजेलो कोलाको को जो कि फुटबॉल से संबंधित रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, लाइफ टाइम कैटेगरी से और रेगुलर कैटेगरी से किन किन को अवार्ड मिला है, ठीक है। फिर आते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार पे, ठीक है। तो वो जो एंटिटीज होती हैं जो कि प्रमोट करती हैं खेल को, स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूट करती हैं, उनको पुश करती हैं, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती हैं, उनको ये
अवार्ड दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक है। रिकॉग्नाइजेज द एंटिटीज दैट हैव मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस टू प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें कौन रेसिपिएंट रहा है? इसमें एक ही रेसिपिएंट रहे हैं, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया रेसिपिएंट रहे हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2024 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड, ये सारी चीज़ें जितनी भी कैटेगरीज हमने आपको बताई हैं धीरे धीरे करके आप याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में डेफिनेटली ही यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। कुछ और स्पोर्ट्स की चर्चा कर लेते हैं। तो फाइड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 की बात करते हैं, जिसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, फाइड रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप 2024 कहाँ पे हुई थी? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में खेली जा रही थी, ठीक है। और ये चेस से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा, ये चेस से संबंधित है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है? इसमें जो विनर रहे हैं वो जॉइंट विनर रहे हैं। कौन कौन? मैग्नस कार्लसन और इयान नेपामो निटाची, ठीक है। इयान नेपामो निटाची जो है, इन्होंने शेयर किया है वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप टाइटल, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद एक वीडियो आया था, लीक हो गया था, जिसमें ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे कि हम लोग आपस में ड्रॉ कर देते हैं ताकि क्या हो, हम दोनों ही शेयर कर लें ये प्राइस, ठीक है। तो ये लीक्ड वीडियो आ गया था इन लोग का, विच शोड द प्लेयर्स allegedly discussing how to pressure fight into allowing them to co-win, ठीक है। तो को विनर अनाउंस करने के लिए इन लोग ने फाइट के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाया था, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी तो आपको याद नहीं रखनी, कंट्रोवर्शियल चीज़ें आपसे पूछेगा नहीं, आपसे बस यही पूछेंगे कि फाइट रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कौन कौन विनर रहे हैं, ठीक है। तो दो नाम है यहाँ पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि फाइट रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप में कौन को विनर रहे हैं? तो मैग्नस कार्लसन, जो कि आते हैं नॉर्वे से, जो कि नॉर्वेजियन चेस ग्रैंड मास्टर है। मैग्नस कार्लसन ये नॉर्वे के हैं, और इयान नेपोमिनाटिच, ठीक है, इयान नेपोमिनाटिच ये कहाँ के हैं? ये रशियन चेस ग्रैंड मास्टर है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, कौन दो विनर रहे हैं रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियन 2024 के, और ये कहाँ पे खेला गया था? तो ये न्यूयॉर्क यूएसए में खेला गया था। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन खेला गया, कहाँ पे? तो ये खेला गया था चाइना में, ठीक है, ये खेला गया था चाइना में, इनॉग्रल किंग कप बैडमिंटन ओपन 2024। इसमें विनर कौन रहे हैं? इसमें विनर रहे हैं आंदेर्स एंटोनसेन, ठीक है। आंदेर्स एंटोनसेन जो है विनर रहे हैं, जो कि डेनमार्क से आते हैं। इन्होंने किसको हराया था? हु जेन चाइना को हराया था, ठीक है, हु जेन चाइना को हराया था। तो ये फर्स्ट नंबर पे हुए एंडर्स एंटोनसेन, और हु जेन जो है ये सेकंड नंबर पे थे, ठीक है। हु जेन ने किसको हराया था? हु जेन ने लक्ष्य सेन इंडिया को हराया था, ठीक है। जो लक्ष्य सेन इंडिया से आते हैं इनको हराया था। तो इंडिया के जो लक्ष्य सेन है उनकी थर्ड पोजीशन थी, ठीक है। फर्स्ट पे है एंडर्स एंटोनसेन, जो कि डेनमार्क से आते हैं। सेकंड पे रहे हु जियान, जो कि चाइना से आते हैं। थर्ड पोजीशन पे है लक्ष्य सेन, और लक्ष्य सेन ने किसको हरा के थर्ड पोजीशन हासिल की थी? तो ही डिफीटेड एलेक्स लैनियल, जो कि फ्रांस से आते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे खेला गया था? इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024, तो ये चाइना में खेला गया था, ठीक है। तो ये सारे डायमेंशन हमने इनॉग्रल किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 के कवर कर लिए। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो मनीष सिंह बने हैं नए सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोचैम, ठीक है। नए सेक्रेटरी जनरल एसोचैम के कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनीष सिंघल, ठीक है। याद रखिएगा, मनीष सिंघल जो बने हैं वो नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं एसोचैम के। वो किसको सक्सीड करेंगे? तो वो दीपक सूद को सक्सीड करेंगे, ठीक है। दीपक सूद को सक्सीड करके मनीष सिंघल जो है नए सेक्रेटरी जनरल बने हैं एसोचैम के। एसोचैम कब बना था? तो ये 1920 में बना था, इस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में, ठीक है। एसोसिएटेड चेंबर ऑफ कॉमर्स इसका फुल फॉर्म होता है एसोचैम का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भुवनेश कुमार की। तो भुवनेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज न्यू UIDAI CEO, ठीक है। तो ये आधार जो होता है उसके CEO कौन बने हैं? उसके CEO बने हैं भुवनेश कुमार, ठीक है। ये किसको सक्सीड किए हैं? तो ये सक्सीड किए हैं अमित अग्रवाल जी को, जिनको सेक्रेटरी बना दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में, ठीक है। इनके डुअल रोल्स है भुवनेश कुमार जी के। ही कंटिन्यूज टू बी एन एडिशनल सेक्रेटरी एट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, भुवनेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है एज न्यू UIDAI CEO। उन्होंने किसको सक्सीड किया है? उन्होंने सक्सीड किया है अमित अग्रवाल जी को, ठीक है। अमित अग्रवाल को कहाँ अपॉइंटमेंट दिया गया है? तो ही हैज़ बीन मेड सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। And what is the continuing role of Bhuvnesh Kumar? तो he is also an additional secretary at Ministry of Electronics and Information Technology, ठीक है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में आते हैं
तो CS राव को अपॉइंट किया गया है एज डायरेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, याद रखना है नाम चेरुकुमाली श्रीनिवास राव। ठीक है, याद रखिएगा CS राव को अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने डॉक्टर AK सिंह को सक्सीड किया है, जो कि जून 2024 में ही रिटायर हो चुके थे। ठीक है, तो नए डायरेक्टर कौन हुए हैं? CS राव, चेरुकुमाली श्रीनिवास राव। ठीक है, CS राव कहाँ के डायरेक्टर हो गए हैं? इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट के। करेंट रोल इनका क्या था? तो ये डायरेक्टर थे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इससे पहले इनका क्या रोल था CS राव का। तो ये डायरेक्टर थे नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो ये 1905 में पूसा बिहार में इस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद इसका नाम 1911 में बदल के रख दिया गया था इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। फिर 1919 में इसका नाम चेंज किया इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस नाम रखा गया इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और 1936 में इसको बिहार से मूव कर दिया गया न्यू दिल्ली। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, 1936 में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट को मूव कर दिया गया था पूसा बिहार से न्यू दिल्ली। ठीक है, ये 1905 में पूसा बिहार में स्टैब्लिश किया गया था, और 1936 में इसको न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश कर दिया गया था, मूव आउट कर दिया गया था। डिफेंस सेक्शन की बात करें तो 2025 जो है ये डिफेंस में माना जाएगा अ ईयर ऑफ डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन एज पर डिफेंस मिनिस्ट्री। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने 2025 को नोटिफाई किया है एज एन ईयर ऑफ डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 2025 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली यही पूछ लेगा कि किस मिनिस्ट्री ने 2025 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। तो आपको याद रखना है ये कौन सी मिनिस्ट्री है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 को डिक्लेयर किया है एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। ठीक है, फिर डिफेंस अपॉइंटमेंट देखें तो एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा अज्यूम की हैं इंडियन एयरफोर्स का वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी होंगे नए कमांडर इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांडर के। ठीक है, तो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड। ठीक है, वेस्टर्न एयर कमांड के नए कमांडर होंगे एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा जी, और ये सक्सीड करेंगे एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा को। ठीक है, पंकज मोहन सिन्हा को सक्सीड करके जितेंद्र मिश्रा जी कमांडर बनेंगे इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड के। ठीक है, ये बात हो गई। फिर बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइजेस की। तो डिफेंस एक्सरसाइज सूर्य किरण कंडक्ट की जा रही है नेपाल में। ठीक है, सूर्य किरण कंडक्ट की जा रही है नेपाल में। ठीक है, कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है, 18th एडिशन है इंडियन नेपाल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण का। कहाँ पे ये कंडक्ट की जाएगी? तो नेपाल में कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, कौन सी डेट्स हैं? दिसंबर 31, 2024 से जनवरी 13, 2025 तक। ठीक है, तो ये आप सूर्य किरण के संदर्भ में याद रखिएगा, 18 संस्करण इसका नेपाल में आयोजित किया जाएगा, इंडिया और नेपाल के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज का।